हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो न्यूज़ रिलेवेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में है उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में है उसको हम कवर करेंगे। चलिए तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व NGO दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है, फरवरी को। विश्व NGO दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। NGO का पूर्ण रूप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसे 2010 में लिथुआनिया में बाल्टिक सागर राज्यों के 9th बाल्टिक सागर NGO फोरम काउंसिल के सदस्य देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी और यह पहली बार वर्ष 2014 में फिनलैंड में मनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन के अधिकार द्वारा घोषित वर्ष 2022 के लिए विषय वस्तु फूड फ्यूचरिज्म है, मतलब इसकी थीम जो है वो फूड फ्यूचरिज्म है। थीम इम्पोर्टेंट होती है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था। दिन का उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस बृहद पोषक तत्व को अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको पता होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उस रोग का नाम क्या है। ठीक है, मैं आंसर्स चेक करूँगा। कमेंट में प्लीज़ आप मुझे बताइए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत जापान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। यह 2018 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज की जाती है कोऑर्डिनेशंस बढ़ाने के लिए, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छी रणनीतिक साझेदारी को डेवलप करने के लिए। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले न्यूज़ देखते हैं। 9 साल बाद फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा कर दी है। ये आप देख सकते हो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। जिहादी विद्रोह से लड़ने के 9 साल से अधिक समय के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों को माली से सैन्य वापसी शुरू करनी है। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांद के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। वापसी माली में 2400 फ्रांसीसी सैनिकों और कई सौ की एक छोटी यूरोपीय सेना पर लागू होगी, जिसे 2020 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये 2013 में इन्होंने उतारे थे सैनिक और अब ये 2022 में ये वापस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। SBI, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और केनरा बैंक ने खरीदी IDRCL में हिस्सेदारी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के शेयरों की सदस्यता की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
IDRCL में अधिकतम 49% हिस्सेदारी रखेंगे और शेष निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी। तो ये बैंक हैं, या आप नंबर याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट पहुंची भारत। इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए। आपको पता होगा कि यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है क्योंकि रशिया ने उसके जो 2 अलगाववादी क्षेत्र हैं उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पे अब कुछ आक्रमण अटैक्स भी हो रहे हैं। तो उसी की वजह से अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। ऑपरेशन गंगा किस परिप्रेक्ष्य में? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ऑपरेशन गंगा। भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए अपने मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला। फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था। निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। चलिए तो अगली न्यूज़ देखते हैं। हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित हुए हैं बिल गेट्स। ये आप देख सकते हो, इमरान और बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। वह फरवरी 2022 में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्र का, जो कि कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख करता है, इसका भी दौरा किया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पोलियो आज भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ऑल्दो इंडिया ने उसको सॉल्व कर लिया है। इंडिया ने बहुत अच्छे प्रयास किए थे 2009 से 13 के बीच में, बहुत अच्छे प्रयास किए थे, जिस वजह से भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो एक प्रॉब्लम बना हुआ है और इसीलिए भारत के लिए भी एक टेंशन वाली बात रहती है कि कहीं उसके क्षेत्रों से भारत में पोलियो प्रवेश ना कर जाए फिर से। तो बिल गेट्स ने यहाँ पे पोलियो उन्मूलन के लिए बहुत काम किए हैं, इसीलिए उन्हें हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उमा दासगुप्ता लेकर आई अपनी नई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। ये आप देख सकते हो, टैगोर जी के ऊपर है ये। इतिहासकार उमा दासगुप्ता अपनी नई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनोरियन वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन के साथ आई हैं। ठीक है, पायनियर वर्क। इस नियोगी बुक की पेपर मिसाइल छाप के तहत प्रकाशित हुआ है। यह 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक विंग श्री निकेतन की स्थापना करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के काम की खोज करती है। आपको पता होगा उनका मॉडल श्री निकेतन या शांति भवन, उनके कुछ मॉडल थे। श्री निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है उनका, और वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है और देश भी स्टडी करने आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रियम गांधी मोदी लेकर आए अपनी नई पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो प्रियम गांधी की एक पुस्तक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट शीर्षक से। प्रियम गांधी अपनी पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस लेकर आए हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उभरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैसे उभरा। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत ने कैसे डील किया कोविड-19 को। ऑल्दो भारत 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा मौतों में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कैसे उसने डील किया ये बताया गया है इस पुस्तक में, तो पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। आपको पता होगा कि असम ने नाइट नेविगेशन लॉन्च करा है ब्रह्मपुत्र नदी में। आपको पता होगा असम में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है।
फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में अपनी पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास, ये इंपॉर्टेंट है, किसने मिलकर बनाया, के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है और यह नदियों के मसौदे का सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, उसकी मैपिंग की जाएगी। विभाग की 10 आधार आधारित संपर्क रहित सेवाएं भी शुरू की गई हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोल इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। आपको पता होगा कि कोल इंडिया भारत की कंपनी है। सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान दिया गया। जनवरी 2022 में जारी भारत के शीर्ष 40 सीईओ की सूची में कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल का नाम भी शामिल था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष कौन है। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड लिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप अपनी क्वेरीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो को एंड तक दीजिए, आप एंड तक देखिए, और आप अपने कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः चुनी गई एमा टेरो। ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने एमा टेरो फिनलैंड आइस हॉकी को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। सेउंग मिन रियो कोरिया गणराज्य टेबल टेनिस को पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी फिर से चुना गया है। सारा वाकर न्यूजीलैंड साइकिलिंग को आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एमा टेरो जो हैं ये 5 बार की विश्व विजेता हैं। ठीक है, और इन्हें आइस हॉकी विजेता है, आइस हॉकी विश्व विजेता 5 बार की, और ये फिनलैंड की निवासी हैं। इन्हें IOC का अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI ने डॉलर या रुपए की 2 साल की बिक्री वाली स्वैप नीलामी की घोषणा की है। RBI ने 2 साल की बिक्री खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की। यह 8 मार्च 2022 को $5 बिलियन के लिए एक बिक्री खरीद स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। एक ऐसा कदम है यह जो आगे बढ़ने वाले प्रीमियम को युक्तिसंगत बनाने और रुपए की तरलता को समतल करने में मदद करेगा। लेन देन के अगले चरण में बैंक नीलामी की तारीख के संदर्भ में दर पर RBI ने अमेरिका डॉलर खरीदेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। RBI डॉलर खरीदता है ताकि अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा सके। ठीक है, तो उसी के लिए ये किया गया है ताकि अपनी ज़रूरतों के लिए भारत के जो भी प्रवासी वगैरह हैं उनके पास जितना भी डॉलर है वो सब ये इकट्ठा कर सके। और दूसरी बात, जितना भी टूरिज़्म वगैरह डिपार्टमेंट की तरफ से है वो सब इकट्ठा किया जा सकता है फॉरेक्स में। तो RBI ने उसके लिए प्रोसेस शुरू किया है। आपको पता होगा कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपया का मूल्य भी काफ़ी गिरता जा रहा है, तो उसमें भी ये सहायता करता है। चलिए तो अगली न्यूज़ देखते हैं। जिम्मी सोनी लेकर आए अपनी नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। जिम्मी सोनी अपनी नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली लेकर आए हैं। ठीक है, इसे साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपर की कहानी पर प्रकाश डालता है और इसने कैसे एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया
जो अब तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई है, जिसकी कीमत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ठीक है, तो ये पेपल को कैसे स्टार्ट किया, कैसे जर्नी है उसकी, क्या जर्नी है और कैसे वो इतनी अच्छी ब्रांड बन गया एक, उसी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। जिमी सोनी ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए तो अगले न्यूज़ देखते हैं। मंडी की भुला घाटी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी, उसकी भुला घाटी में एक जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिल गया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। मंडी की भुला घाटी को 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मिलेगा। इसे राज्य के वन विभाग द्वारा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। पहाड़ों में विलुप्त होने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की जाएगी। शोधकर्ताओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्क में एम्पी थिएटर बनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि भारत का एक एक्शन प्लान है जिसके 8 उप मिशन हैं, तो उनमें से एक मिशन है हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अमरूद के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप देख सकते हो। पीयूष गोयल जी ने ट्वीट भी किया है, हमारे वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया और बताया कि भारतीय अमरूद को मिल रहे नए बाजार, किसान हो रहे समृद्ध और खुशहाल। ठीक है, तो वर्ष 2013 से लेकर अब तक दही और पनीर के निर्यात में भी 200% की वृद्धि हुई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दही और अमरूद हो चाहे दही हो, दोनों ही एक किसानों के प्रोडक्ट हैं। तो ये किसान की जो आय बढ़ाने का लक्ष्य है उसे भी पूरा करने में मदद करेगा। सरकार के जो भी लक्ष्य हैं उनको अचीव करने में मदद करेगा। भारत से अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज की गई और अमरूद का निर्यात अप्रैल से जनवरी 2013-14 के 0.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल जनवरी 21-22 में 2.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि भारत इसको एक्सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिलन 2022 का उद्घाटन समारोह किया। मैंने आपको बताया था कि मिलन कहाँ पर हो रहा है, एक और बार फिर से देख लेते हैं। द्विवार्षिक बहुपक्षीय, ठीक है, ये द्विवार्षिक है मिलन, द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का उद्घाटन समारोह 26 फरवरी दिन शनिवार 2022 को विशाखापट्टनम के नौसेना सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट थे। इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल रहे। ठीक है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिलन अभ्यास पर एक विशेष दिवस कवर और एक फिल्म जारी की गई। फिल्म के 11वें संस्करण की मेजबानी पूर्वी नौसेना कमान द्वारा पहली बार सिटी ऑफ डेस्टिनी कहे जाने वाले विशाखापट्टनम में की जा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक फिल्म जारी करी गई और एक कवर डे जो होता है ना, फोटो कवर, तो वो भी लॉन्च किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री 28 फरवरी 2022 को पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बजट उपरांत वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एक स्पष्ट रोड मैप बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल कर सकें। जब कुछ टारगेट होता है तभी उनको हासिल किया जाता है। पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। पूर्वोत्तर राज्यों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा सके, क्योंकि वहाँ पर ना अलगाववाद की समस्या है, वो उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, तो उनमें
एकत्व की भावना लाने के लिए, ठीक है, भारतीयता की भावना लाने के लिए वहाँ पर विकास बहुत ज़रूरी है, उनको मुख्य धारा में लाया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कहा गया है। मणिपुर, मेघालय और सिक्किम के लिए 2022 में हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए यह लक्ष्य 2023 रखा गया है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और सुनने में भी अच्छा लगता है कि हर घर नल के जल स्कीम को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में 2022 में हासिल कर लिया जाएगा, और जो रेस्ट राज्य बचे हैं उनमें भी 2023 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। चलिए, तो अगली न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि जल वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना तो जल ही जीवन है। क्योंकि चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। KYIC ने मांस उद्योग की उच्च लाभ प्रदाता के लिए बांस चारकोल पर निर्यात मनाही हटाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से बांस उद्योग में कच्चे बांस के इष्टतम उपयोग और उच्च लाभ प्रदाता के लिए बांस चारकोल पर निर्यात मनाही हटाने का अनुरोध किया है। ठीक है, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ सके। भारतीय बांस उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च इनपुट लागत है। हालांकि बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभकारी भी बना देगा। तो इसीलिए KYC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के बृहद लाभ के लिए बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। विनय सक्सेना जी याद रखिए आप, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए अधिकतम 3 तलों वाले बड़े वाहनों और ट्रेलरों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो ये न्यूज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम 3 तल हो सकते हैं, और भार वाहन की संरचना ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इससे दुपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए परिवहन क्षमता 40 से 50% तक बढ़ जाएगी। चलिए कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजित होगी, ये भारत में आयोजित होनी है। वेन्यू आप देख सकते हो, गंगेश क्लब कानपुर यूपी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के परीक्षा के लिए भी, और भी कोई अगर एग्ज़ाम हो नेशनल लेवल का तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी चेस स्पोर्ट एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ऑन बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पर आयोजित की जा रही है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लिए। तो भारत में आयोजित की जा रही है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी कानपुर में आयोजित की जा रही है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चाइना के जो Yutu-2 रोवर था, उसने ग्लास स्फीयर्स को कुछ चंद्रमा पर ऑब्जर्व किया है। ये आप देख सकते हो इमेज, वहाँ से 2 इमेज आई हैं, तो मतलब कुछ इमेज आई हैं, 2 ही नहीं कुछ इमेज आई हैं। तो Yutu-2 जो रोवर था चाइना का, तो उसने वहाँ पर ग्लास स्फीयर्स को चंद्रमा पर अवेयर नोटेड किया है। चलिए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। जो ये वैक्सीनेशन की न्यूज़ है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने, मनसुख मंडाविया ने इसको रिपोर्ट को जारी किया है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड इश्यू ऑफ लॉजिस्टिक्स वर सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको किसने कंपाइल किया है इस रिपोर्ट को? द रिपोर्ट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसको प्रिपेयर किया था। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।